हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एडजिल। सो हमारी जो पाइथन सीरीज़ है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे उप्स का एक कॉन्सेप्ट, अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और स्टैटिक मेथड्स क्या होती है और क्लास मेथड्स क्या होती है, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। तो उप्स के कंसेप्ट में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके अलावा अगर यदि आपको गेट प्रिपरेशन या प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए कोई भी क्यूरी हो तो आप गेट एडजिल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास आज की हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। स्टैटिक मेथड को डिफाइन करने का जो तरीका है पाइथन में वो है डेकोरेटर। हमने पढ़े हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी मेथड हमें स्टैटिक बनानी होती है उसके ऊपर हम एक डेकोरेटर लगा देते हैं, @स्टैटिक मेथड। तो ये डेकोरेटर जब हम लगाते हैं किसी भी मेथड के ऊपर, ठीक है, क्लास के किसी मेथड के ऊपर अगर हम @स्टैटिक मेथड डेकोरेटर लगाया तो क्या होगा, वो मेथड स्टैटिक बन जाएगी। ठीक है, स्टैटिक मेथड क्या होती है, जो क्लास के नाम के थ्रू डायरेक्ट कॉल हो जाती है, जिसका क्लास वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं होता है, क्लास के या इंस्टेंस वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करती है, कुछ पैरामीटर अपने आप में लेती है, उसी पे कंप्यूटेशन परफॉर्म करके हमें सीधे रिजल्ट रिटर्न कर देती है। ठीक है, इसका क्लास के मेंबर वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड से कोई लेना देना नहीं है। बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम तरीका देखेंगे और भी। उसके अलावा दूसरी जो मेथड होती है हमारे पास, क्लास मेथड होती है। ठीक है, एक स्टैटिक मेथड है, दूसरी कौन सी है, क्लास मेथड। तो क्लास मेथड को क्लास मेथड जो होती है वो क्या करती है, वो क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करती है। जैसे यहाँ क्लास के वेरिएबल हमने एक वेरिएबल बनाया अवेलेबल साइज करके, क्लास वेरिएबल है। ठीक है, तो क्लास वेरिएबल ये जो है अवेलेबल साइज करके क्या है, क्लास वेरिएबल। तो इस वेरिएबल को हम इस क्लास मेथड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास मेथड क्या करती है, उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, @क्लास मेथड। आप डेकोरेटर लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, क्लास मेथड बन जाएगी। उसके अलावा जो भी वो जो पहला आर्ग्यूमेंट रहता है क्लास मेथड का, वो एक फिक्स्ड आर्ग्यूमेंट रहता है। वो क्लास का वो एज ए क्लास का नाम जो है पास करना पड़ता है आपको, पहला आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो जो भी क्लास मेथड रहती है उसमें पहला आर्ग्यूमेंट रहता है, क्लास का नाम रहता है, बाकी के जो दूसरे आर्ग्यूमेंट रहते हैं। ठीक है, तो हम जो क्लास वेरिएबल है उनको कैसे यूज करेंगे, जो क्लास का नाम है CLS क्या कर रहा है, करंट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद उसके वेरिएबल्स। ठीक है, CLS डॉट अवेलेबल साइज। ठीक है, तो CLS हमारा फिलहाल क्या होगा, पिज्जा होगा। ठीक है, तो उसके अंदर अवेलेबल साइज। ठीक है, उसके अंदर हम क्लास वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, सारे के सारे हम काम कहाँ कर सकते हैं, क्लास मेथड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्लास के वेरिएबल होंगे वो क्लास मेथड। ठीक है, इंस्टेंस मेंबर्स कौन से होते हैं, जो भी सेल्फ के थ्रू एक्सेसिबल हो रहे हैं। ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, जैसे नेम जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जो वेरिएबल आते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल है। तो सेल्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट ऑब्जेक्ट को, तो सेल्फ डॉट नेम तो उस ऑब्जेक्ट का नेम, सेल्फ डॉट प्राइस तो उस ऑब्जेक्ट का प्राइस। वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, तो एक क्या हो गया हमारे पास कंसेप्ट, स्टैटिक मेथड जो इंडिपेंडेंट है, सीधे क्लास के नाम के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट पैरामीटर लेता है, उन पैरामीटर पे कुछ कंप्यूटेशन करके हमें आंसर रिटर्न में मिल जाता है। ठीक है, उसका क्लास के किसी भी वेरिएबल या मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, क्लास मेथड होती है, जो क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है, उनको सेट कर सकती है। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास होता है मेंबर वेरिएबल्स या मेंबर मेथड्स। ठीक है, तो वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल है। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या बनाया है, हमने एक क्लास वेरिएबल बनाया अवेलेबल साइज। ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा है, स्मॉल मीडियम लार्ज, हमारे पास 3 साइज अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि अवेलेबल साइज में कुछ और वैल्यू सेट हो जाए, तो हम इसके अंदर कर सकते हैं, क्लास मेथड के अंदर कर सकते हैं सेट। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, कोई स्पेसिफिक पिज्जा है, तो उसके वेरिएबल, उसका नाम, उसकी प्राइस, ये हमने क्या बनाई है, मेंबर वेरिएबल बनाई है। ठीक है, स्टैटिक मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड तो इंडिपेंडेंट है, या टाइप लेगी, उस टाइप के हिसाब से उसकी पिज्जा की साइज जो है वो रिटर्न कर देगी। ठीक है, तो ये स्टैटिक है। जो भी टाइप आप देंगे, स्मॉल दिया तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, मीडियम दिया तो 30, और नहीं दिया तो बाकी जो भी बचा वो 40 स्क्वायर सेंटीमीटर उसके एरिया है। ठीक है, पिज्ज़ा का। तो इस तरीके से आप कुछ भी मेथड जो भी है आपके लिए वो बना सकते हैं। तो एग्जांपल लिया गया है पिज्ज़ा का। ठीक है, डिफरेंस क्या है क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। क्लास मेथड जो है पहला आर्गुमेंट CLS जो क्लास का नाम, उसमें एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट जाना चाहिए। स्टैटिक मेथड में ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लास मेथड जो है वो एक्सेस और मॉडिफाई वो एक्सेस कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है क्लास के जो वेरिएबल्स हैं उनको। ठीक है, और स्टैटिक मेंबर जो है कैन नॉट एक्सेस और मॉडिफाई। ठीक है, इनका कोई क्लास के मेंबर, क्लास मेथड्स या क्लास के मेंबर वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। स्टैटिक मेथड इंडिपेंडेंट आर्गुमेंट लेती है और उन पर कंप्यूटेशन परफॉर्म करती है। ठीक है, वही चीजें। ठीक है, क्लास मेथड क्या करती है, क्लास का नाम लेती है, और स्टैटिक मेथड में ऐसा कोई पैरामीटर हम नहीं लेते। ठीक है, तीसरी जो एक चीज है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपोर्ट। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सारे हम एक्सेस
करते हैं इंपोर्ट के बाद में। तो हमने क्या करा है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कई जगह पे इंपोर्ट हम कैसे करते हैं। इंपोर्ट करना है हमें कोई भी चीज़, ठीक है, दूसरी फाइल में या दूसरे मॉड्यूल में या दूसरे कहीं लिखी हुई है, वो चीज़ हमें इंपोर्ट करना, तो हम क्या लिखते हैं इंपोर्ट। जैसे मेरे पास एक क्या है, सर्च फाइल है, search.py, ठीक है, और मेरे पास जो अभी है फाइल है वो है practice.py, ठीक है। अब ये practice.py में मुझे search.py से कुछ इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। search.py में जैसे search.py फाइल है, इसके अंदर एक सर्च फंक्शन बना हुआ है, डिफाइन सर्च, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है, डिफाइन सर्च 1, ठीक है। क्लास बनी हुई है कोई क्लास, ठीक है, क्लास ABC, ठीक है। ये इतना कुछ लिखा हुआ है सर्च में। अब मुझे इसमें से क्या करना है, मुझे सर्च की जितने भी कोड है सारा इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, इंपोर्ट सर्च, ठीक है। तो क्या हुआ, तो अभी हमने इतना लिखा है, तो इससे क्या होगा, सिर्फ एक सर्च फाइल के अंदर जो कुछ भी होगा इंपोर्ट हो जाएगा। अब इन्हें अगर हमें एक्सेस करना है, अब मुझे सर्च मेथड के अंदर सर्च 1 मेथड को कॉल करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सर्च मेथड search.search1। अगर मैंने इस तरीके से इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट सर्च लिखा है, तो मुझे जो भी इसके अंदर का कोड है उसको एक्सेस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, search.search1, इस तरीके से हमें एक्सेस करना पड़ेगा, तभी मैं इसको कॉल कर पाऊंगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इंपोर्ट करने का, हम फ्रॉम कीवर्ड की मदद से भी कर सकते हैं, फ्रॉम search.py इंपोर्ट। अब यहां पर आप स्टार लिखते हैं अगर, तो क्या होगा, फ्रॉम search.py इंपोर्ट स्टार, मतलब क्या हुआ, search.py में जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ इंपोर्ट कर लो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कोड है सारा का सारा इंपोर्ट हो जाएगा। तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर आप डायरेक्ट सर्च 1 कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब search 1 एक्सेसिबल है, डायरेक्टली search1 एक्सेस, आपको search.search1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम सर्च इंपोर्ट स्टार, ठीक है। तो आप सीधे एक्सेस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो कुछ एक सिंगल चीज भी इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको पूरी फाइल इंपोर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ ABC क्लास चाहिए, तो फ्रॉम सर्च इंपोर्ट ABC आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई आप, ठीक है। तो इंपोर्ट के 2-3 तरीके हैं, ठीक है, इनकी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, स्टैटिक मेथड की और क्लास मेथड की, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि इनको किस तरीके से कॉल करना है, ठीक है। ठीक है, अब मेरे पास एक क्लास एग्जाम्पल नाम की क्लास है, मान लो, इसके अंदर डिफाइन इनिट मेथड है, ठीक है। लिखा सेल्फ डॉट वेल, ठीक है। हम एक क्लास वेरिएबल बना लेते हैं, क्लास की जो वैल्यूज, क्लास अंडरस्कोर CLS अंडरस्कोर वेल, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम 0 सेट कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब डिफाइन करते हैं चेंज नाम की मेथड, ठीक है, चेंज CLS नाम की, ठीक है। तो क्या करें, ये क्लास नाम की एक वेरिएबल को, क्लास एज ए फर्स्ट पैरामीटर वैल्यू होना चाहिए, उसके बाद एक v वैल्यू लेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, CLS वेल इक्वल टू v, ये हमने क्या बनाई है, क्लास मेथड बनाई है। तो हम क्या करेंगे, @ क्लास मेथड डेकोरेटर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ना भी बनाए तो चलेगा, एग्जाम्पल डॉट चेंज CLS कॉल करके हम क्या करते हैं, 5 पास करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हम देखते हैं, ये हमारा रन होगा, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। अब हम प्रिंट कर लेते हैं एग्जाम्पल डॉट CLS वेल, ठीक है। ये लाइन में इसके पहले भी प्रिंट करता हूँ, इसके बाद भी प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक बार क्या आया 0 आया, एक बार क्या आया 5 आया। तो यहाँ पर हुआ क्या है वो हम समझ लेते हैं। मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल नाम की क्लास बनाई है, ठीक है। ये क्लास वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है, ये वेल क्या है,
एक मेंबर वेरिएबल है, इसको मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करूंगा, ठीक है। इसको मैं अगर क्लास के नाम के थ्रू करूंगा तो मुझे पास एरर आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या है कि चेंज CLS करके एक मेथड बनाई है जो क्या है क्लास मेथड है। अब क्लास मेथड है तो क्लास के वेरिएबल को चेंज कर सकती है। CLS.CLS वैल्यू इक्वल टू हमने क्या करा, जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो इसमें सेट कर दी, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले क्लास की जो क्लास वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या करी, हमने प्रिंट करी CLS वैल्यू इक्वल टू 0 को हमने प्रिंट किया। फिर हमने क्या किया, उसकी चेंज CLS मेथड को कॉल करी। उसको कैसे 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 एक्सेस करेंगे, एग्जाम्पल डॉट चेंज CLS, ठीक है। तो क्लास मेथड है तो क्लास के नाम के थ्रू एक्सेसिबल है, तो एग्जाम्पल डॉट चेंज CLS में हमने क्या 5 पास कर दिया। तो इस वी के अंदर क्या रिसीव 5 और उसने क्लास वेरिएबल कितना सेट कर दिया, 5 सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने वापस से क्लास वेरिएबल प्रिंट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 5 आई है, ठीक है। तो ये चीज समझ में है किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। तो क्लास वेरिएबल को चेंज करने का क्लास मेथड जो क्लास वेरिएबल को चेंज कर सकती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे ऐसा कुछ काउंट करना है, ये क्या है क्लास वेरिएबल है, तो मान लीजिए कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए क्लास के, क्या है मैं क्लास मेथड के थ्रू काउंट कर सकता हूँ। तो हम ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। जैसे हमें कोई प्रोग्राम बनाना, ठीक है, एग्जाम्पल क्लास है ये, तो एग्जाम्पल क्लास से कितने ऑब्जेक्ट बने हैं ये मुझे काउंट करना है, ठीक है। तो ये क्या मैं क्लास जैसे अब जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इनिट मेथड कॉल होगी, ठीक है। तो हम सेल्फ थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ट्राई करते हैं एक बार कि हम एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं या सेल्फ के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। तो हमने EG1 इक्वल टू एग्जाम्पल बनाया, ठीक है। फिर EG2 इक्वल टू फिर से एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। हमने यहाँ 2 पास किया, इसमें 3 पास किया, 1 2 पास किया, तो 1 और 2 पास किया, ठीक है। हम प्रिंट कर रहे हैं एग्जाम्पल डॉट क्लास वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। अब मैं तीसरा क्रिएट कर लूँ तो 4 क्रिएट कर लिए तो 4 आना चाहिए हमारे पास आंसर में, ठीक है। हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि क्लास वेरिएबल क्या है, हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है, ठीक है। ये क्लास का वेरिएबल है, सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा ये, ठीक है। अब मैं अगर यदि EG1 कॉल EG1 ठीक है, मैं EG2 के लिए भी क्लास वेरिएबल प्रिंट करता हूँ और EG3 के लिए भी करता हूँ, तो अभी हमारे पास सेम वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो सब जगह क्या है 4 4 4 1, EG2 के लिए प्रिंट करो चाहे EG3 के लिए प्रिंट करो, आंसर क्लास वेरिएबल का क्या रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्लास का वेरिएबल है तो हर ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए चेंज नहीं होगी। अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए चेंज करना तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, मेंबर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब वी जो है, वी की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए अपने अपने हिसाब से, इसमें 3 है तो वी इसमें 3 रहेगा और इसमें 4 रहेगा, ठीक है। तब EG2 के लिए अगर मैं प्रिंट करता हूँ वी, तो EG2 डॉट वी वेल है ना, ठीक है। तो वेल क्या है, सेल्फ के थ्रू, ये क्या है मेंबर वेरिएबल है, इंस्टांस वेरिएबल है, ठीक है। तो ये हर इंस्टांस के लिए क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, EG2 डॉट वेल और EG3 डॉट वेल, ठीक है। तो EG2 की वैल्यू अलग आएगी, EG3 की वैल्यू अलग आएगी। यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्लास वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी, 4 4 दोनों में सेम रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लास वेरिएबल क्या है, ये क्लास का वेरिएबल है तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। तो आपको स्टैटिक मेथड क्लास मेथड समझ में आई, ठीक है। स्टैटिक मेथड बनाना तो आपको क्या लिखना है, @स्टैटिक प्रॉपर्टी लिखना है सिर्फ, ठीक है। और हम आगे देखते हैं अब हमारे पास और क्या क्या इंपोर्ट करना है। जैसे मेरे पास एक फाइल जो है मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ search.py, ठीक है। और इस search.py के अंदर हम कुछ फंक्शन लिख लेते हैं, डिफाइन search1, ठीक है। और हम लिख रहे हैं प्रिंट search1, ठीक है।
प्रिंट सर्च टू, ठीक है। दो फंक्शन बने हुए हैं मेरे पास सर्च फाइल के अंदर, ठीक है। अब मुझे इसको यहाँ इंपोर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, इंपोर्ट सर्च, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया मैंने सर्च को, और मुझे सर्च वन को कॉल करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, सर्च डॉट सर्च वन, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए सर्च वन, यहाँ सर्च वन प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो हम दूसरी फाइल के जो फंक्शंस बने उनको कैसे एक्सेस करेंगे, इंपोर्ट करके, ठीक है। अब मुझे मैं चाहता हूँ यहाँ सारे ये सर्च डॉट सर्च वन लिखा है मैंने, लेकिन मैं सीधा सर्च वन कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम सर्च इंपोर्ट सर्च वन, ठीक है। तो अब मैं सीधे सर्च वन कॉल कर सकता हूँ, मुझे सर्च डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मुझे सर्च टू को इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट सर्च टू, ठीक है। मैं सर्च टू कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली। अब मैं जो चीज़ इंपोर्ट करूँगा सिर्फ वही कॉल करूँगा, बाकी चीज़ इंपोर्ट नहीं होगी, तो बाकी चीज़ मैं सर्च टू इंपोर्ट करके सर्च वन कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। और मैंने स्टार इंपोर्ट स्टार कर लिया, तो मैं सर्च वन भी इंपोर्ट हो गया, सर्च टू भी इंपोर्ट हो गया, ठीक है। सर्च वन भी कॉल कर सकता हूँ, सर्च टू भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों एक्सेसिबल है, डायरेक्टली एक्सेसिबल है, ठीक है। तो इंपोर्ट समझ में आया आपको, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़ भी है, फ्रॉम सर्च इंपोर्ट सर्च वन एज S1, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अब मैं S1 को कॉल करता हूँ तो क्या होगा, सर्च वन प्रिंट हो रहा है। तो आप किसी भी फंक्शन को रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वहाँ का जो सर्च वन है उसको मैं यहाँ किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, S1 की तरह यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये कब काम आएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास इस फाइल में भी कोई सर्च वन फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, करंट सर्च वन, ठीक है। अब मैं इंपोर्ट सर्च वन कर लेता हूँ, और मैं कॉल करता हूँ सर्च वन को, ठीक है। तो अब क्या होगा, करंट सर्च वन प्रिंट हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने इसकी डेफिनेशन एक्सेस करी है, ना कि इसकी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये भी है मेरे पास एक्सेसिबल रहे, तो मैं क्या लिखूँगा, अज S1, ठीक है। अब मैं S1 को कॉल करता हूँ तो क्या होगा, ये करंट सर्च वन और ये हमारा S1, ठीक है। तो दोनों एक्सेसिबल है। मैंने इसको क्या कर दिया, सर्च वन को इसको रीनेम कर दिया, और रीनेम करके मैंने क्या लिख दिया, S1 लिख दिया, ठीक है। मैं इसको इस सर्च वन को, जो सर्च फाइल का सर्च वन, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, S1 कह रहा हूँ करंट फाइल के अंदर, ठीक है। तो S1 को जब मैं कॉल करूँगा तो एक्चुअल में क्या होगा, सर्च फाइल का सर्च वन कॉल होगा, ठीक है। जैसे समझ में आया आपको, तो इस तरीके से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर किसी भी क्लास में आपको अब्स्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पैकेज है पाइथन में ABC, उस ABC में से आपको एक ABC क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी और एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ABC क्लास जब आप किसी भी, जैसे मैंने क्लास बनाई है पॉलीगन, इस पॉलीगन के अंदर ये पॉलीगन किसको इनहेरिट कर रही है, ABC को इनहेरिट कर रही है, तो ये क्या बन गई, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। ये क्लास क्या बन गई, अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई, ठीक है। ये क्लास क्या बन गई, अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब इस क्लास के अंदर मान लो अब इस क्लास के अंदर मुझे क्या बनाना है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनानी है। तो कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी मेथड है, तो उस मेथड के ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, डेकोरेटर, @अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर मैंने डेकोरेटर लगाया है तो क्या होगा, ये जो मेथड है ये क्या बन गई, अब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गई। और जो भी क्लास अब्स्ट्रैक्ट होगी उस क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। जो मेथड अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर यदि आपको पॉलीगन क्लास है तो इसके अंदर आप अगर यदि आपने अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई है तो आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक भी अगर अब्स्ट्रैक्ट मेथड रही किसी भी क्लास के अंदर तो आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना, अगर यदि हमें अब्स्ट्रैक्ट बनानी है तो हम क्या करेंगे, ABC को इंपोर्ट करेंगे, इनहेरिट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस भी मेथड को अब्स्ट्रैक्ट बनाना है उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, डेकोरेटर लगा देंगे, अब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम का डेकोरेटर, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब पॉलीगन नाम की जो है अब्स्ट्रैक्ट क्लास तो बन गई है। अब मान लीजिए कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास काम कहाँ आती है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और एक टीचर है, ठीक है, दोनों में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऊपर पर्सन नाम की सिंपल क्लास बना देंगे, ठीक है, ठीक।
जो दोनों में कॉमन प्रॉपर्टीज है वो हम कहाँ रखेंगे, पर्सन में रखेंगे, और पर्सन से इसको इनहेरिट कर लेंगे और इसको इनहेरिट कर लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि पर्सन नाम की कोई पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, ठीक है, कोई पर्सन का सीधे ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सके, ऑब्जेक्ट या तो स्टूडेंट बने या टीचर बने, कोई पर्सन नॉर्मल पर्सन का ना बने, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे तो क्या होगा, इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा। कोई स्टूडेंट है तो वो पहले पर्सन को इनहेरिट करेगा, उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी उनको ओवरराइड करेगा, उसके बाद ही स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और टीचर होगा तो टीचर भी उसकी सारी प्रॉपर्टीज को ओवरराइड करेगा, ठीक है। तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, इसके अंदर जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, ठीक है, तो इसमें कौन सी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिख रही है हमको, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो जो भी क्लास इस पॉलीगन को इनहेरिट करेगी उसको इस मेथड को वापस से रीडिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड को हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप ये रीडिफाइन नहीं करते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है यहाँ पर, और आपने यहाँ पर नई डेफिनेशन नहीं दी है, ठीक है, आपने इसको ओवरराइड नहीं किया है, तो ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, ठीक है, और आप इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसके अंदर जितनी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, इसके अंदर 2 मेथड हो, 3 मेथड हो, 4 मेथड हो, सबको आपको यहाँ आके क्या करना पड़ेगा, आपको सबकी नई नई डेफिनेशन देनी पड़ेगी, वरना आप इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आप ट्रायंगल क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ साइड हमारे पास एक ही मेथड थी, तो हमने उस मेथड को वापस से डिफाइन किया है। यहाँ पर भी हमने डिफाइन किया, यहाँ पर भी हमने डिफाइन किया, ठीक है। तो हमने इस मेथड को डिफाइन किया, तभी हम ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ साइड, आई हैव 3 साइड्स, आई हैव 5 साइड्स, आई हैव 4 साइड्स, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ। ये सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। समझ में आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन हमने पढ़ा है, हमें क्या करना है, डेटा हाइड नहीं करना है, इंप्लीमेंटेशन डिटेल को, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है कि एनिमल एनिमल एक सुपर क्लास है, ठीक है। हर एनिमल की प्रॉपर्टी होती है कि वो चलता है, ठीक है, मूव करता है, ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कुछ फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, एनिमल क्लास क्या हुई, नॉर्मल क्लास होगी, उसने बता दिया कि मूव तो हर एनिमल करता है, लेकिन अब किस तरीके से मूव करता है सबके ऊपर अपनी अपनी डिपेंडेंसी है, ठीक है। हर क्लास का अपना अपना, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन क्या कर सकता है, वॉक एंड रन कर सकता है, ठीक है। स्नेक है तो स्नेक क्या कर सकता है, क्रॉल कर सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से हमने मूव मेथड को सबके लिए क्या अलग अलग डिफाइन कर दिया कि स्नेक क्लास है तो स्नेक क्लास अपने हिसाब से कर दे, डेफिनेशन दे दे, ह्यूमन क्लास है तो ह्यूमन क्लास अपने हिसाब से डेफिनेशन दे दे। लेकिन ये मेथड होगी दोनों में, ये प्रॉपर्टी दोनों में कि दोनों ये काम तो कर सकते हैं, दोनों अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लिविंग ऑब्जेक्ट है तो अपने आप को मूव तो कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से मूव करेंगे ये इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि ह्यूमन चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ठीक है, स्नेक ये कर सकते हैं, बर्ड है तो फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मूव प्रॉपर्टी दोनों में होगी। तो हमने क्या किया, हमने एक पेरेंट क्लास बनाई एनिमल, और उसको क्या कर दिया एब्स्ट्रैक्ट। अब एनिमल का कोई नॉर्मल एनिमल का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, या तो ह्यूमन बनाए या स्नेक बनाए या बर्ड बनाए, कुछ ऐसा बनाए। तो हमने क्या किया, उस एनिमल क्लास को कर दिया एब्स्ट्रैक्ट बना दिया कि इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ही ना कर पाए, ठीक है। और उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दी मूव। जब तक कोई मूव को डिफाइन नहीं करेगा आप उसको उस क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं करवाना पाएंगे, ठीक है। मूव की डेफिनेशन देना जरूरी है, तो हमने यहाँ मूव की डेफिनेशन दी, यहाँ भी मूव की डेफिनेशन दी, ठीक है। ये समझ में आई। तो इसकी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, हम इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से काम कर रहा है। हम अगर नहीं डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, क्या एरर आएगी हमारे पास, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इंपोर्ट करना है फ्रॉम एबीसी मॉड्यूल है पाइथन के अंदर, एक इंपोर्ट एबीसी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। हमने दोनों चीज़ इंपोर्ट कर ली। अब हमें क्लास बनाई है, क्या करना है, क्लास बनाई है हमने, पॉलीगन नाम की क्लास बनाई थी, ठीक है, पॉलीगन। और ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई है। क्या है मेथड का नाम, डिफाइन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी हम डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने क्लास बनाई है ट्राइंगल, उसने पॉलीगन को इनहेरिट किया है, और उसके अंदर यदि हम डेफिनेशन नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब ये अगर नंबर ऑफ साइड्स को हम रीडिफाइन नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो क्या हम ट्राइंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाएंगे, ठीक है। अगर यदि हम पॉलीगन क्लास में जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने बनाई है उसकी हमने डेफिनेशन नहीं दी है, यहाँ आकर हमने उसको ओवरराइड नहीं किया है वापस से, ठीक है, तो क्या हम ट्राइंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाएंगे, ये हम देखते हैं। तो क्या कह रहा है,
कांट इंस्टेंशिएट अब्स्ट्रैक्ट क्लास ट्राइंगल विद अब्स्ट्रैक्ट मेथड नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो इसने इस ट्राइंगल क्लास ने क्या किया है, पॉलीगन को इनहेरिट किया है, तो पॉलीगन के अंदर जितनी मेथड होगी वो सारी के सारी ट्राइंगल के अंदर एक्सेसिबल है। अब इसके अंदर ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है और ट्राइंगल ने इसको रीडिफाइन नहीं किया है, तो ये इसके अंदर आके भी क्या बनी, अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनी। तो क्या हो गया कि ये क्या कह रहा है हमसे कि ट्राइंगल क्लास के अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है और आप उसको इनहेरिट, आप इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसकी क्या सोल्यूशन हमारे पास, इसका सोल्यूशन है कि हम इस नंबर ऑफ साइड मेथड को क्या करें, वापस से रीडिफाइन करें। ठीक है, तो रीडिफाइन क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप कुछ ना भी लिखें तो चलेगा, प्रिंट ट्राइंगल, ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। ठीक है, हमने मेथड रीडिफाइन करी, ओवरराइड कर दी, तो हम ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाए, कोई एरर नहीं आई हमारे पास। अब हम कॉल कर सकते हैं टी डॉट नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, आई हैज ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। ठीक है, अगर यदि मैं पॉलीगन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, हमारे पास एरर आएगी। ठीक है, पी इक्वल टू अगर मैं पॉलीगन लिखता हूं तो क्या होगा, ठीक है, हमारे पास क्या आएगी, एरर आएगी। क्या एरर आएगी, फिर से वही कि कांट इंस्टेंशिएट अब्स्ट्रैक्ट क्लास पॉलीगन विद अब्स्ट्रैक्ट मेथड नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अगर इसके अंदर 2 मेथड अब्स्ट्रैक्ट होती तो डिफाइन एरिया नाम की भी एक मेथड अब्स्ट्रैक्ट है मान लो। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक मेथड तो रीडिफाइन कर दी यहाँ पर, लेकिन दूसरी नहीं करी। ठीक है, तो क्या मैं फिर से ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाऊंगा? ठीक है, हमने एक मेथड क्या करा है, रीडिफाइन करी, ओवरराइड करिए नंबर ऑफ साइड्स को, लेकिन हमने एरिया मेथड को ओवरराइड नहीं किया। तो फिर से हमारे पास कोई एरर आनी चाहिए कि कांट इंस्टेंशिएट ट्राइंगल विद अब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, आप क्या बताया इसने कि एरिया मेथड जो है वो अब्स्ट्रैक्ट है, उसके कारण आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एरिया को रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो हमारे पास जितनी मेथड भी होगी अब्स्ट्रैक्ट, उन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप, ठीक है, रिटर्न कर देते कुछ 40। ठीक है, तो हमने एरिया मेथड को भी रीडिफाइन कर दिया है, ओवरराइड कर दिया, तो आपको एरर नहीं आई है, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। ठीक है, ये समझ में आई? ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा मान लीजिए कि कोई अब्स्ट्रैक्ट मेथड है और आप चाहते हो अब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टैटिक भी हो, तो आप कैसे कर पाएंगे? ठीक है, ये मेथड क्या है हमारे पास, अब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, लेकिन ये मेथड स्टैटिक भी हो, कि ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बने या ना बने, ट्राइंगल में 3 साइड तो होना हमेशा है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ट्राइंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड, या फिर जैसे इन्फो नाम की मेथड है कोई। ठीक है, क्या नाम की मेथड है, इन्फो नाम की मेथड है, पॉलीगन के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, ये हमेशा ट्रू रहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, 3 साइड तो होगी ही होगी, कोई सा भी ऑब्जेक्ट बनाओ ट्राइंगल का। ठीक है, तो अब यदि मान लीजिए कि ये मेथड हमने अब्स्ट्रैक्ट तो बना दी। ठीक है, क्यों ना, क्यों, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल भी बनाना होता है कोई, यहाँ पे एक है ना। ठीक है, ट्राइंगल बना लिया, पेंटागन बना लिया मान लीजिए। ठीक है, पेंटागन बना लिया, तो पेंटागन में कितनी होती है, 5 साइड। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारे पास ये चीज़ तो हो गई है, लेकिन ये जो मेथड है ये क्लास का ऑब्जेक्ट बने या ना बने, मुझे हमेशा इसको एक्सेसिबल रहे, तो मैं इसको क्या बनाना है, स्टैटिक भी बनाना है। ठीक है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, अब्स्ट्रैक्ट के बाद मैं @स्टैटिक मेथड का डेकोरेटर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सीधे ट्राइंगल डॉट इन्फो भी लिख सकता हूँ, मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड क्या करेगी, सेल्फ नहीं लेगी। ठीक है, सेल्फ रिक्वायर्ड नहीं है। स्टैटिक मेथड क्या करती है, कोई पैरामीटर नहीं लेती है। ठीक है, ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। ठीक है, अब मैंने पेंटागन से कॉल किया होता तो पेंटागन डॉट इन्फो कॉल किया तो क्या होगा, पेंटागन हैज 5 साइड्स। ठीक है, आप स्टैटिक मेथड कॉल कर सकते हैं। इवन आप अगर यदि आपकी मेथड स्टैटिक और अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो आप ये भी इन्फो मेथड भी एक्सेस कर सकते हैं। पॉलीगन डॉट इन्फो कॉल करेंगे तो ये भी एक्सेसिबल रहेगी। ठीक है, प्रिंट, मैंने लिखा हुआ है पॉलीगन अब्स्ट्रैक्ट
स्टैटिक मेथड, ठीक है। पॉलीगन की एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक मेथड है ये, ठीक है। हमें पॉलीगन डॉट इन्फो भी प्रिंट करना है ना, पॉलीगन डॉट इन्फो। तो ये मेथड भी कॉल हो जाएगी। क्यों? जो पॉलीगन एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक मेथड भी प्रिंट हो रही है, क्यों कह रही है? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमें किस चीज़ से रोकता है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर पाएं, ठीक है। तो हम डेफिनेटली अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ओवरराइड नहीं किया तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड होने के कारण क्या कर सकते हैं, हम सीधे क्लास के नाम से एक्सेस इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इन्फो को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाएंगे तो वो हमें मना कर देगा, ठीक है। जैसे मैं पॉलीगन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो क्या होगा, p इक्वल टू पॉलीगन, ठीक है। कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास पॉलीगन विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन्फो, ठीक है। ये चीज समझ में आए? तो मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि ये स्टैटिक मेथड भी हमने डिफाइन करी, तो हम मल्टीपल डेकोरेटर लगा सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी जो भी हम नेक्स्ट रहेगा हम वो डिस्कस करेंगे। GUI प्रोग्रामिंग, पाइथन के हमने लगभग सारे कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। तो हमारे पास ये 2 या 3 टॉपिक ही बचे हैं अब डिस्कस करने के लिए। एक GUI बचा है, दूसरा आपको डेटाबेस एक्सेस करना है, तीसरा मल्टी थ्रेडिंग। आपके पास 3 टॉपिक बचे हैं, तो ये तीनों डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद 1 या 2 प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे पाइथन में, एंड देन पाइथन इज ओवर, ठीक है। थैंक यू। बाकी आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप गेटरजेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड की गई है, ठीक है। थैंक यू।